गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम कोचिंग में। बच्चे मुझे गोदान कब तक चलेगा? गोदान अभी चलेगा, 4-5 क्लास और चलेंगी इसमें, ठीक है। उन 4-5 क्लासेस में ऑलमोस्ट सिलेबस तो मतलब चीजें तो हमारी होगी, क्वेश्चन के माध्यम से और चीजों को दिखाया जाएगा आपको, है ना। इसमें आज देख लेते हैं गोदान के जो नारी पात्र हैं उनको देख लेते हैं क्या वो कहना चाहते हैं, है ना। गोदान के नारी पात्र, नारी पात्र बताएं मुझे कौन कौन से गोदान में नारी पात्र हैं। कुछ कोटेशंस याद होनी चाहिए, किसने किससे क्या कहा था। तारीख है 20 जुलाई 22, ठीक। और यहाँ पर वेडनेसडे है आज। बताएं गोदान के नारी पात्रों के बारे में, बताएं आप मुझे कि गोदान में कौन कौन से नारी पात्र हैं। जी कितने हैं गोदान में, कितने नारी पात्र हैं, कौन कौन से हैं। जैसे आप गोदान में एक देखते हैं धनिया को, ठीक है। यहाँ पर एक देखते हैं सोना को, एक देखते हैं रूपा को, एक देखते हैं झुनिया को, झुनिया को, सिलिया को और मालती, और है आपकी मीनाक्षी, सरोज और मिसेस खन्ना, या गोविंदी, और ठीक है ये है। अब इनमें अगर आप बहुत डोमिनेटिंग रूप देखेंगे और भी हैं, जैसे पुनिया भी है एक, है ना, पुनिया, एक जो है सहुआइन भी है, एक जो है नोहरी भी है। इतने हैं भाई। अगर आप इसमें डोमिनेटिंगली देखें कि कौन डोमिनेटिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक तो लेडी ये हो जाती है जो बहुत डोमिनेटिंग है, एक लेडी झुनिया हो जाती है, एक लेडी सिलिया हो जाती है और एक लेडी हो जाती है मालती, ठीक है। मिसेस खन्ना को भी दिखाया है अच्छे से, मिसेस खन्ना। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर की बात करें या फिर बात करें कि जिनकी बातें ज्यादा हुई हैं यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर धनिया, सिलिया, धनिया, सिलिया, झुनिया, गोविंदी और मालती। गोविंदी और मालती यहाँ पर आपको शहरी चरित्रों के रूप में, गोविंदी और मालती किसके रूप में, शहरी जो कैरेक्टर्स हैं, शहरी चरित्रों के रूप में दिखाई देती हैं। और ये जो तीनों हैं इनमें ये ग्रामीण भारत या ग्रामीण चरित्र के रूप में दिखाई देती है। अगर इनमें भी बात करी जाए, इनमें भी बात करी जाए सिलिया की, तो सिलिया यहाँ पर दलित सोसाइटी की आवाज को मुखर करते हुए नजर आती है। और अगर बात करी जाए झुनिया की, तो झुनिया एक विधवा का रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। अगर बात गोविंदी की करी जाए, तो जो भारत में एक आदर्श नारी होनी चाहिए वो गोविंदी है, और जिसे प्रेम किया जाना चाहिए, प्रेम योग्य, यानी कि अलग अलग डेफिनेशन है ना। आप देखेंगे अगर अपने समाज में आप देखेंगे, वो ऐप में कुछ चल रहा है भाई दिक्कत, इसलिए पीडीएफ नहीं मिला। पीडीएफ तो हमने तो सब डलवा दिया था। अनामिका जी पीडीएफ इसलिए नहीं मिला क्योंकि ऐप में कोई इश्यू चल रहा है इनके। यहाँ पर आप देखेंगे कि गोविंदी, मालती, ये सब। अब भारतीय समाज में जो गर्लफ्रेंड है वो अलग डेफिनेशन होती है उसकी,
गर्लफ्रेंड की अलग डेफिनेशन होती है, बीवी की अलग होती है। बड़ा विडम्बना भाई, इतनी लड़कियां, पहले सेक्स रेशियो इतना कम है, कहाँ से इतनी लड़कियां ले आए तुम्हारे लिए हैं? लड़कियों की वैसे इतनी कमी है, दिक्कत है, गर्लफ्रेंड और चाहिए और तुम्हें पत्नी और चाहिए, यानी कि प्रेम करने योग्य एक और लड़की चाहिए और वैसे एक और चाहिए। ठीक है, तो देखें इसको, लिखें फटाफट से। ये चीजें कम से कम एक फ्रेमिंग दिमाग में बननी चाहिए कि कितने कितने कैसे कैसे लोगों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे लोगों का प्रयोग हुआ है। ओके जी, चल चल लिखे, इसमें लिख लिया ये सब चीजें। लिखिए, गोदान वर्ष 1934 में लिखना शुरू होकर 1936 में प्रकाशित होता है। 1936 में प्रकाशित हुआ। ये वही समय है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग, मुझे बताएं कब आया था छायावाद युग? छायावाद युग एवं भारतीय राजनीति के इतिहास में, एवं भारतीय राजनीति के इतिहास में गांधी युग के नाम से, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। ये वही समय है जो भारतीय इतिहास में, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करें? विक्रम बच्चे, उस दिन भी मैंने कहा था कि मेल करो, बताओ, वहां पर आप नए हो, है ना, तो आपने सुनी नहीं मेरी बात। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, कहाँ से शुरू करना है? और किसके साथ में आ रही है इस तरीके की चीजें कि कहाँ से शुरू करना है? देखो, शुरू करना है आपको गोदान से। जो वालियां होती है उसे बोल दिया करो। जो क्या होती है? वालिया? क्या भाई, मेरी तो समझ में नहीं आया। वालिया मतलब समझी नहीं रूबी। विक्रम, तो आपको करना क्या है? आप गोदान की किताब उठाओ, उसे पढ़ना शुरू करो और उसकी व्याख्याओं को पहचानने की कोशिश करो। उसमें क्या लिखा है उसको देखो, क्वेश्चन देखो, है ना, कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं उनको देखो। वो सब प्रयास करोगे तो निश्चित ही तौर पर आपकी ये चीजें जो है, जितनी चीजें आपने गड़बड़ करी है या जितनी चीजें दिक्कत में है अब तक की, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी उससे। तो ये वही समय है जब एक तरफ तो चल रहा है छायावाद, एक तरफ चल रहा था छायावाद, और इसमें अगर हम बात करें तो छायावाद का भी ये वो समय है, क्योंकि 36 में तो छायावाद उधर खत्म होने वाला है, प्रगतिवाद आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है? प्रगतिवाद आने वाला है। तो अभी तक छायावाद चल रहा है। और दूसरी बात, भारतीय राजनीति के स्तर पर गांधी इतने महान बन चुके हैं, यहाँ पर इतने सारे आंदोलन गांधी ने कृषकों के लिए, इतने सारे आंदोलन यहाँ पर आदिवासी जनता के साथ में मिलकर के, महिलाओं के साथ में मिलकर के तमाम तरीके की चीजों को अभिभूत कर दिया है गांधी जी ने। तो ये वो समय है राजनीति में जो गांधी युग का भी एक तरीके से, अब तो इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब तो बिल्कुल अंग्रेज निकल ही लेंगे यहाँ से। तो ये वो समय चल रहा है जब यहाँ पर हर तरीके की चीजें, जब यहाँ पर वाक्यों को, अच्छा, जब यहाँ पर हर तरीके की चीजों का अंत बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि भाई इसमें ये वो समय है, मैंने कहा कि इसमें पंत और निराला जो थे आपके, पंत एवं निराला ने स्वयं, पंत एवं निराला ने, पंत कौन से? सुमित्रानंदन पंत, है ना, और ये निराला कौन है जल्दी से बताएं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, ने स्वयं
छायावाद के अंत एवं प्रगतिवाद के शुरू। छायावाद के बड़े स्तंभ थे चार, आप सभी को पता है उनका, है ना। किसके? प्रगतिवाद के पंत एवं निराला ने स्वयं छायावाद के अंत की घोषणा, यहां पर लिखो, अंत की घोषणा की एवं यहां पर प्रगतिवाद की शुरुआत देखी जा रही थी। यानी कि ये कौन सा युग है जहां पर प्रगतिवाद शुरू हो रहा है, प्रोग्रेसिवनेस आ रही है, और दूसरा आपका जो छायावाद है, छायावाद यहाँ पर क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने खुद ही इस चीज की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमचंद ने छायावाद के लक्षण के रूप में स्त्री एवं प्रेम, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जल्दी से बताओ किसकी है ये? स्त्री एवं प्रेम को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने इस संबंध को सिलिया प्रेम ही तो कर रही है, मालती, सोना आदि के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, यानी कि प्रेमचंद यहाँ पर स्त्री और स्त्री के प्रति प्रेम, तुम कौन हो? तुम एक स्त्री हो, तुम प्रेम करने लायक हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ पर अच्छे से दिखाया है। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, क्या कह रहे हैं बच्चे? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंजलि, बहुत अच्छे बच्चे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखे इसमें कि जो तत्व छायावाद के, भाई जैसा समाज होगा वैसा साहित्य लिखा जाएगा। जो तत्व छायावाद की केंद्रीयता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को गोदान में भी परिलक्षित किया गया है। छायावाद के केंद्र तत्व, छायावाद के
केंद्र तत्व के रूप में नारी के प्रति श्रद्धा, नारी क्या है? नारी एक श्रद्धा है, नारी एक केवल श्रद्धा है। नारी वह है जो नारी के प्रति श्रद्धा, अहंकार शून्यता, पवित्रता, नारी के लिए इन तरीके के शब्दों का यूज किया गया है कि तुम दया की मूर्ति हो, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, तुमने इस पृथ्वी को जो है बनाया है, तुम्हारे बिना इस पृथ्वी की इन लोगों की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाक्य ही तो है, और क्या है ये रूबी? वाक्य ही है, एक एक सेंटेंसेस है बच्चे। अहंकार शून्यता पवित्रता, और ये सारी की सारी विशेषता नारी के बारे में बताई गई है। ठीक है, अहंकार शून्य है ना, नारी के प्रति श्रद्धा, अहंकार शून्यता, पवित्रता, नारी की ममता एवं दया भाव के स्वभाव के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, स्वभाव के रूप में इन्हें यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक भाई, ये चीज क्लियर है, लिख लो एक बार। सो इन्हीं सब चीजों के लिए इनको यहाँ पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट, छायावाद युग में नारी को ऐसा दिखाया गया, नारी को ऐसा दिखाया गया जिसमें वो अपना सब कुछ पुरुष हित में लगा दे, स्वयं के लिए कुछ भी न रखे, और सर्वस्व पुरुष हित को सौंप दे। सर्वस्व किसे सौंप दे? पुरुष हित में अपना सर्वस्व सौंप दे। ये कहां पर दिखाया गया है? ये दिखाया गया है छायावाद में। तो यहां पर आप देखेंगे कि गोदान पर भी इसका आपको, गोदान पर सिलिया धनिया के माध्यम से पूरा असर छायावाद का देखा जा सकता है, छायावाद का देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, जहां सिलिया अपनी बिरादरी, सिलिया माता दीन के प्रति, सिलिया माता दीन के प्रति इस हद तक समर्पित है, इस हद तक समर्पित है कि वो चाहे उसे मारे, कूटे, उसके लात मारे, घुसे मारे, उसे एक्सेप्टेंसी ना दे एज अ वाइफ, फिर भी मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। ठीक है,
हाँ, अनामिका 1:30 ही है बच्चे क्लास आज। यहाँ पर दूसरा एक यूट्यूब का वो था और उसके बाद में मेरे कुछ काम थे। 1:30 ही है क्लास, 1:30 ही है, ठीक है, आप परेशान मत होइए। 1:30 से ही है क्लास आज, 2 से 3 ही रखेंगे, आप डोंट वरी, ज्यादा दिक्कत मत लीजिए, आप ज्यादा उसका वो मत लीजिए, ठीक है। ये लिखिए फटाफट से। लिख लिया? छायावाद क्या है हर्षित? छायावाद क्या है? बच्चे ऐसा कह रहे हैं। देखो, हमने जो आपके सामने, जब हम चलते हैं आधुनिक की तरफ, आधुनिक साहित्य की तरफ, तो वहां पर मैंने कई सारे वाद आपको बताए, प्रयोगवाद, मार्क्सवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, ठीक है। इन सब में अलग अलग कवि हुए। जब हिंदी साहित्य का विभाजन पढ़ेंगे, अलग अलग लेखक इनमें हुए हैं, अलग अलग साहित्य रचनाएं इनमें हुई हैं, किसमें किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। छायावाद में आप देखेंगे प्रेम और औरत, स्त्री, उनकी तरफ झुकाव ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। हर एक चीज का अलग अलग है, किसी में जो है स्वतंत्रता के मूल्यों की तरफ बढ़ावा दिखाया गया, किसी में प्रकृति की तरफ बढ़ावा दिखाया गया कि हम किसके सामने अपनी बातें कहें, प्रकृति के सामने कह देते हैं। जब प्रकृति में कोई छा नहीं मिली, क्योंकि प्रकृति तो एक तरफा बातें करती है, हम ही बात कर सकते हैं, वो तो जवाब देगी नहीं, तो वहां से फिर औरत की तरफ, औरत की गोद में रखकर अपना सिर, अपनी चीजों को कहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं इसमें, ओके। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर समर्पित है, सिलिया माता दीन के प्रति इस हद तक समर्पित है कि माता दीन उसे सामाजिक स्वीकार्यता नहीं देता, सामाजिक स्वीकार्यता नहीं देता है, नहीं देता है। सिलिया माता दीन से प्रेम करती है, माता दीन से प्रेम करती है, अतः अपने परिवार एवं बिरादरी के मना के विरोध के बावजूद भी माता दीन के गांव में ही रहना चाहती है। समर्पण, धनिया होरी से शादी के बाद सदैव दो वक्त खाने को लेकर परेशान रही, परंतु होरी के प्रेम में अभिभूत धनिया उससे कभी अलग नहीं हुई, उससे कभी अलग ना हुई। उपन्यास के अंत में जब होरी अपनी मृत्यु को नजदीक देखता है, जब होरी अपनी मृत्यु को नजदीक देखता है,
तो धनिया उसके प्रेम में, उसके प्रेम में अभिभूत होने के कारण ही उससे अलग होना स्वीकार नहीं कर पा रही, उससे अलग होना स्वीकार नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये प्रेम है जो एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति है। ठीक है, ठीक है हर्षित, कोई नहीं, बाउंस गया, कोई नहीं। अभी ऐसा समझे कि छायावाद एक युग है जहां प्रेम और स्त्रियों की बातें होती हैं बस। ठीक है, जैसे भक्ति काल में भक्ति की बात होती है, जैसे रीति काल में श्रृंगार की बात होती है, वैसे छायावाद में स्त्री और प्रेम, इन दो पे ही बातें होती है। अभिभूत होता है नहीं कि जब हम किसी के उसमें डूब जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं आप, दर्भीभूत, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, व्याख्या विशेष में भी यूज कर सकते। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, और कौन सा शब्द समझ में नहीं आया? ठीक है, चले आगे। इसी समय में, इसी समय में जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ, ऐसा लिख सकते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ, आपको पता है 4 आधार स्तंभ है यहाँ पर, है ना, उनमें से एक ये है, ब्रैकेट में लिख देंगे। जयशंकर प्रसाद अपनी प्रसिद्ध रचना कामायनी, कब आई है कामायनी? 1936 में ही आई है। ठीक, 1936 कामायनी की रचना करते हैं। ये हम कंपैरेटिव लिख रहे हैं, यहाँ पर हम नारी पात्र गोदान में कामायनी से भी रिलेट करके रख रहे हैं। ठीक है, 1936 की रचना करते हैं, तो उसका केंद्रीय पात्र, श्रद्धा को बनाते हैं। श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा को स्थापित करते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा। ठीक है, मतलब जिसके प्रति हम न्यौछावर हो जाए, ऐसी हो। तो कमेंट दिख रहे हैं अरुण आपके? बिल्कुल दिख रहे हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक है,
आगे लिखेंगे, श्रद्धा के बारे में कौन जानता है? कामायनी में ही जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा को ये सलाह दी है कि तुम मनु के सामने झुक जाओ, अपने अधिकारों की मांग मत करो अपने अधिकारों की मांग। अभी कहानी सुनाती हूँ श्रद्धा और मनु की, ठीक है? किसकी? श्रद्धा और मनु की। कितने बच्चे जानते हैं इनके बारे में? आंसू से भीगे अंचल पर, लिखे इसे, ये तो आपने कुमार विश्वास के उसमें गाना सुना होगा, है ना? आंसू से भीगे अंचल पर अंचल यानी अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, कुमार विश्वास की लाइनें सुनिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यहां पर क्या कह रहे हैं कुमार विश्वास? आंसू से भीगे अंचल पर, यानी कि हे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम अपने अधिकारों की मांग मत करो, तुम जो कह रहे हो सुन लो बस। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, आंसू से भीगे आंचल पर तुमको सब कुछ रखना होगा, यानी कि तुम्हारा जो पल्लू है, आंचल है, वो हमेशा आंसुओं से भीगा रहेगा, क्योंकि तुम अपने जीवन में बस कॉम्प्रोमाइज ही करती रहो। उस भीगे अंचल पर ही तुमको सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी, संधि, ये पत्र लिख दो कि मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरा पति ही मेरा सब है और मेरा जीवन ही उसके लिए हुआ है, ताकि मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं अपने पति के लिए। ठीक है? मनु कौन है? मनु पुरुष पात्र है। किस किसने सुना है? सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। कामायनी सभी के सिलेबस में है, कामायनी। और इसमें आपको यहाँ पर श्रद्धा सर्ग और यहाँ पर ईड़ा सर्ग और एक और सर्ग पढ़ना है, चिंता सर्ग। ये तीनों के लिए मैं बता रही हूँ आपको। किसी के लिए ये पढ़ने हैं दोनों, श्रद्धा और ईड़ा, और कहीं पर आपको श्रद्धा ईड़ा पढ़ना, कहीं पर चिंता सर्ग पढ़ना। यहाँ पर ये देखें कि एक व्यक्ति है मनु, तो ऐसा माना जाता है कि सब पृथ्वी नष्ट हो गई। सब क्या हो गई? पृथ्वी नष्ट हो गई पूरी तरीके से। तो तभी यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा, ही वॉज मनु। तो इसीलिए कहा जाता है मनु हमारा सभी का, मतलब मनुष्य जाति का जो सबसे पहला पुरुष है वो मनु है। ठीक है? तो ये मनु जो है इधर उधर भटक रहा है, टहल रहा है। तो तभी इसने देखा कि कल हवन इसने करा था, तो वहां पर कुछ छोड़ा था, राख या प्रसाद जो भी, उसको कोई खा जाता है। तो इसे लगता है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई है। तो वहां पर इसे कौन मिलती है? श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा और मनु मिल जाते हैं, और श्रद्धा और मनु के यहाँ पर इनके मिलन से एक बालक उत्पन्न होता है, जिसका नाम होता है मानव। ठीक है? और ये जब मनु जो है, मनु तो ठहरता नहीं कहीं, तो मनु घूमता रहता है। तो मनु चला जाता है कहीं एक राजनगर में, जहां पर एक राजकुमारी होती है, और मनु उसके साथ रहने लगता है।
उसके बाद श्रद्धा अपने बच्चे मानव को लेकर इधर उधर टहलते रहती है कहो बहुत दिन तक। उसकी जो डिपेंडेंसी थी भाई वो मनु के ऊपर थी भाई, खाना पीना सब कुछ, और बच्चे को लेके कहाँ जाए। धीरे 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 वो ढूंढते ढूंढते उसको उस नगर में जहाँ पहुंचती है जहाँ पर वो बैठा है। ठीक, ये सब हम जो है पढ़ेंगे इससे। मनु एक पुरुष का पुत्र है, यानी कि मनु से ही आगे की सृष्टि चली पूरी की पूरी। ये मनु, ये कहाँ पर दिखाया गया हमें, ये इसमें दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए लिखे आगे कि प्रेमचंद के गोदान में, प्रेमचंद के गोदान में छायावाद की नारी की झलक गोविंदी के चरित्र से, गोविंदी वही पढ़ी है, मार रहा है पीट रहा है, वही पढ़ी, गोविंदी के चरित्र से दिखाई देती है। मिस्टर मेहता के शब्दों में, मिस्टर मेहता उसे बहुत आदर्श मानता है। मिस्टर मेहता के शब्दों में क्या कह रहे हैं मिस्टर मेहता? लिखें, मिस्टर मेहता क्या कहते हैं? मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। ठीक है, जो अपनी बेजबानी से, जो अपनी चुप रहकर, मतलब बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने आप को मिटाकर, अपने आप को मिटाकर पति की आत्मा का पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है, एक अंश बन जाती है। पुरुष में यदि नारी के गुण आ जाएं, यदि नारी के गुण आ जाएं, मतलब पुरुष इतना बदतमीज है, अगर उसमें थोड़े से नारी के गुण आ जाए तो महात्मा बन जाए। इतनी अच्छी है नारी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम वफा और त्याग की मूर्ति हो, अपना सब न्योछावर कर देती हो। गुण आ जाए तो वह महात्मा बन सकता है। क्या बन सकता है? तो वह महात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाए, यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वो कुल्टा बन जाती है। क्या होता है कुल्टा? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वह उल्टा बन जाए
क्या बन जाए, उल्टा बन जाए, उल्टा बन जाती है। लिखे, कमेंट सबके दिख रहे हैं। अमित, अमित कहाँ लिखा मैंने, लिखा है क्या कहीं पे, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हैं? लिखो इसे फिर बस। लिखो, नहीं लिखो मतलब उल्टा, बताओ क्या है उल्टा? अच्छा, स्मित कह रहे होंगे वो, स्मित कहा जाता है मतलब हंस खुश के, एकदम खुश होके तुम लिख दो, पुरुषों के नाम लिख दो अपनी जिंदगी। भाई औरतों पर इसलिए मुस्कान मारती क्योंकि ये जो समाज है ये पितृसत्तात्मक समाज है। क्या है? पितृसत्तात्मक समाज। ठीक, उल्टा अच्छा नहीं होता है, उल्टा अच्छा शब्द नहीं होता है। ठीक है, औरत का नेगेटिव रूप है उल्टा, है ना? तो अगर औरत में पुरुष के गुण आ जाए तो उल्टा हो जाए, यानी कि पुरुष अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, चलो लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, मैं उससे यह अपेक्षा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि यदि मैं उसे मार भी डालूं, यानी कि मैं अगर अपनी पत्नी को मार भी डालूं तो प्रतिहिंसा का भाव अपने मन में ना लाए। तो यदि मैं उसे मार भी डालूं तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए, तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए, मैं उसकी आंखों में, मैं उसकी आंखों में, मैं उसकी आंखों के सामने किसी दूसरी स्त्री से, किसी दूसरी स्त्री से प्रेम भी करूं तो ईर्ष्या का भाव अपने मन में न लाए। बताइए, स्त्री है कि मशीन है कि कागज है, क्या है? यानी कि उसके मन में ना तो, जब भी मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ में जाऊं तब भी वो मतलब मुझे, मैं कुछ भी करूं क्योंकि मैं एक पुरुष हूं। मैं क्या हूं? पुरुष हूं। अनिकेत रावत जी, बिल्कुल आप कर सकते हो, आप बिल्कुल जी के, ये क्या है? ये पितृसत्तात्मकता समाज, जीएस का पार्ट है, सोशल इश्यूज का पार्ट है, और यहाँ पर हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप इसे रिलेट ही तो कर रहे हो। तो आप इसे क्या कर रहे हो? रिलेट ही तो कर रहे हो। ये कह रहा है कि मैं उससे अपेक्षा रखता हूं, मतलब मेहता की नजरों में ऐसी बात है स्त्री को लेकर, गोविंदी को लेकर ऐसी ही बात है। गोविंदी एकदम इस आदर्श स्त्री है उनके लिए। कह रहे हैं कि गोविंदी जैसी स्त्री मुझे मिल जाए, मतलब वही ना मिले ऐसे विचारों वाली, इसलिए मालती उन्हें पसंद नहीं है। मालती फुदकती फिरती रहती। ठीक, कह रहे कि अगर मैं अपनी पत्नी, मेरी जो पत्नी बनेगी आगे, ऐसा ही लगता है ब्याह से पहले सभी लड़कों को,
कि मेरी जो पत्नी बनेगी मैं उसके सामने भी अगर मतलब किसी और स्त्री से प्रेम भी कर लूं तो उसे कोई ईर्ष्या ना जगे। मतलब ऐसा क्या है भाई तुम में, और अगर तुम्हारी स्त्री कर ले तो यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि नारी तो तुम त्याग की मूर्ति हो, तुम अपना सर्वस्व न्योछावर करके सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में ही सोचते हो। यही कामायनी में दिखाया, यही उस समय के गोदान में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। कह रहे कि आज तो जान ले लेंगी ऐसी स्त्री। ठीक है भाई, जान तो ले लेंगी, हाँ बिल्कुल जान ले लेंगी, बट जान नहीं देनी हमें, है ना, हमें लगे रहना है। चलो आगे। लिखे आगे। गोदान की मिसेज खन्ना इस चरित्र में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वह एक आदर्श भारतीय नारी का, वह एक आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। गोविंदी है ना, प्रतिनिधित्व करती हैं। पति के द्वारा अंतहीन शोषण, बच्चे का कोई ख्याल नहीं, बीमार है क्या है, अंतहीन शोषण एवं प्रताड़ना, शोषण एवं प्रताड़ना के बावजूद भी पति को सर्वस्व न्योछावर, पति को सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। यानी कि इतना सब पति करता है, उसे छोड़ के कहीं नहीं जाती। ठीक है, ठीक, ठीक है। लिखे कि गोविंदी अपने गृहस्थ जीवन को, अपने बच्चे बीवी रिश्तेदार है ना, गृहस्थ जीवन को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से, पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा से निभाती रहती है तथा कहती है कि यदि मेरा जो पति है वो कहीं नहीं जाता, मतलब है ना, यदि पुरुष उसका सौंदर्य देखने के लिए आंख नहीं रखता, यदि पुरुष उसका सौंदर्य देखने के लिए आंख नहीं रखता, कामनियों के पीछे, लिखें, कामनियों के पीछे, लिखें, कामनियों यानी कि जो कामनियां होती हैं के पीछे मारा मारा फिरता तो ये मेरा दुर्भाग्य था। ये मेरा क्या होता, दुर्भाग्य होता। मेरा पति इधर उधर देखता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुझे भी देखता है, मेरे भी रूप सौंदर्य को देखता है ना,
रूप सौंदर्य को मेरे भी देखता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, लिखिए आगे। लिखिए आगे कि खन्ना गोदान में खन्ना को अपने ग्राहकों या मित्र रिश्तेदारों के प्रति जितना मृदुभाषी दिखाया गया है, अपनी पत्नी के प्रति उतना ही अक्खड़, है ना, फिर भी गोविंदी अपने तन मन धन से खन्ना को समर्पित। ठीक है, ये चीज होगी, यानी कि फिर भी वो समर्पित है औरत। वो कह रही है तुम ही हो मेरे तो सब कुछ, तुम ही हो मेरे सब कुछ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे मारो पीटो घर से निकाल दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारे ही चरणों में पड़ी रहूंगी। ठीक है, हमेशा तुम्हारे ही चरणों में पड़ी रहूंगी। ये बात खन्नी कह रही है, खन्ना की पत्नी। ठीक है, खन्ना की पत्नी कह रही है। ये चीजें समझ में आ गई? ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, चलो भाई नेक्स्ट बात, यहां तक की चीजें समझ में आई। कामनी मतलब जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, ऐसी कम सिन सी लड़कियां जो है ना, उनके पीछे आगे घूमता रहे। कह रहा है ना कि मेरे सामने मेरी पत्नी किसी को, मैं मेरी पत्नी के सामने किसी को देखूं, प्रेम करूं, उसे कहते ईर्ष्या ना हो मुझसे। कौन कह रहा है? मेहता कह रहा है, और उसमें वही रूप दिखाया है उसका। समझ रहे हैं? हाँ, कल शायद क्लास नहीं होगी, एक चेकअप के लिए जाना है डॉक्टर के यहाँ, कल शायद नहीं होगी। अगर नहीं लगा इवेंट तो समझ लेना नहीं होगी, परसों से हम कंटिन्यू करेंगे सारी चीजों। ठीक है, परसों से कंटिन्यू करेंगे चीजों को। पीडीएफ वगैरह का इशू चल रहा है, इस पे एप्लीकेशन पर कुछ दिक्कत चल रही है। जो नए बच्चे हैं वो भी अपना जो है मेल वगैरह के थ्रू जुड़े भाई हमसे, ताकि उनको भी चीजें बेहतर तरीके से डिलीवर हो सके। कल क्लास नहीं होगी, उसको हम परसों फिर रिकवर करेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।